आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डेंगू। ठीक है, उसको डेंगी भी बोलते हैं। ठीक है, दुनिया जहाँ कुछ भी बोले मैं डेंगू बोलूँ। तो डेंगू जो है वो ज़्यादातर आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस बनते हैं। ठीक है, और ऐसी चीज़ें जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, है ना, उसमें आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा केसेस बनते हैं डेंगू के। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल कलेक्शन की रिपोर्ट्स आती हैं कि लोगों ने कचरा फेंक दिया, है ना, कंटेनर्स फेंक दिए खाली जिसमें पानी जमता है और वहाँ पे डेंगू का मच्छर पनपता है। डेंगू का मच्छर क्या चीज़ है? असल में है एडिस इजिप्टाई। एडिस इजिप्टाई को टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। टाइगर मॉस्किटो का मतलब क्या होता है? उसके पास ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं जो एकदम टाइगर जैसी होती है, इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। खास बात यह है कि ये जो है दिन को भी हंट करता है। ठीक है, ज़्यादातर आपने सुना होगा एनोफिलिस मच्छर कब हंट करता है? रात को, जब सब सो जाते हैं। क्यूलेक्स कब हंट करता है? जब रात को सब सो जाते हैं, है ना। लेकिन ये कब हंट करता है? जब दिन दहाड़े। ठीक है, आप पार्क में जाओ, आपको जो मच्छर काट रहा होगा ना वो ज़्यादातर वही होगा, एडिस इजिप्टाई। क्यों? क्योंकि वो टाइगर, आपने देखा भी होगा कि एक ब्लैक व्हाइट स्ट्राइप वाला एक मच्छर जो आपको काट रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली करता है बाद में, वही है वो एडिस मॉस्किटो। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताई कि दिन में काटता है ना, और क्या बोलते हैं इसको? टाइगर मॉस्किटो। इतना समझ गए हम, है ना। आर्टिफिशियल कलेक्शन में पनपता है। नाम है एडिस इजिप्टाई। नाम कैसे याद रखोगे? इजिप्ट, इजिप्ट के पिरामिड्स है ना, ए से शुरू होता है लेकिन स्पेलिंग। ठीक है, एडिस इजिप्टाई, ए से। ठीक है, एडिस इजिप्टाई और क्या क्या करता है, तो इसको मैंने याद किया कुछ इस तरह से कि सी डी, है ना, अल्फाबेट के शुरू के कुछ अक्षर सी डी और लास्ट के अक्षर, है ना, यानी जेड और वाई। ठीक है, तो सी फॉर चिकनगुनिया, है ना, चिकनगुनिया करता है ना। डी फॉर डेंगू जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, डेंगी, है ना। और वाई जेड क्या है? वाई से है येलो फीवर और जेड से है जीका वायरस। तो ये भी कौन करता है? एडिस इजिप्टाई करता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे हम। अब हम डेंगू में प्रॉपर जाते हैं और समझते हैं कि डेंगू क्या चीज है। तो जब किसी को डेंगू होता है तो एक चीज समझना कि जैसे किसी को इन्फेक्शन है डेंगू की, वहां से मच्छर वो वायरस लेके मेरे को काटेगा और वो वायरस मेरे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, मच्छर के थ्रू। मच्छर जो एडिस इजिप्टाई है वो क्या है? यहाँ पे वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है, और हम क्या हो गए? होस्ट हो गए। ठीक है, अब वो वायरस जब जाएगा, पहली बात यह है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ठीक है, उसका जब स्ट्रक्चर देखोगे तुम ध्यान से देखो तो उसमें क्या है? एक तो एनवेलप होगा, है ना, उसमें एक NS1 एंटीजन होता है। ये चीज यहाँ पे समझनी है क्योंकि यही चीज आगे काम आने वाली है। तो डेंगू इन्फेक्शन को अच्छी तरह समझते हैं। इसका इंक्यूबेशन 5 to 6 डेज का होता है ना, या 7 डेज बोलो, है ना, इतना इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। मैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स बोलूंगा, तुम बस उसके कीवर्ड्स या लिखते चलो। डेंगू में सबसे पहले क्या होता है? डेंगू फीवर होता है। डेंगू फीवर क्या होता है? लिखो पॉइंट्स। रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ठीक है, ब्रेक बोन फीवर, ऐसा लगेगा हड्डियां टूट रही, इतना दर्द, है ना, फीवर तो है ही, साथ में ब्रेक बोन फीवर है। ठीक है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, माइल्जिया है, मसल में पेन हो रही है, फैटीग है, थकावट लग रही है। ये सब चीजें अगर तुम्हें दिख रही हैं, यू विल सस्पेक्ट डेंगू फीवर। ठीक है, डेंगू फीवर को अगर तुमने नजरअंदाज किया तो ये नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है जिसको बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। यानी ये सब चीजें तो है ही, साथ में हेमरेज भी हो रहा है। हेमरेज का मतलब क्या है? ब्लीडिंग। ठीक है, नाक से खून बहना, ठीक है, स्टूल से खून निकलना। तो ये सब चीजें साथ साथ में आने लग जाएंगी। अब होता क्या है? साइटोकाइन, जैसे ये वायरस घुसता है तो साइटोकाइन रिलीज होते हैं। साइटोकाइन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन के प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन का मीडिएटर होता है ना, तो वो क्या करता है? ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा है, ध्यान से सुनना भाई, प्लाज्मा जो है वो बाहर चले जाता है थर्ड स्पेस में। यानी जैसे पेट में चला गया तो उसको बोलते हैं एसाइटिस, छाती में चल गया उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो ऐसे ये थर्ड स्पेस में चले जाता है। तुम एक टेस्ट ट्यूब में अगर उस ब्लड को लोगे तो तुम पाओगे कि प्लाज्मा तो कम हो गया, है ना, और आरबीसी ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रेज्ड हिमेटोक्रिट। तो इसमें एक बोला जाता है कि तुम्हें जो है ब्लड टेस्ट में क्या दिखेगा? रेज्ड हिमेटोक्रिट। ठीक है, साथ में मस्त चीज ये है कि यहाँ पे क्या होता है, जो सबको पता है यार, सबको पता है क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या है? थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट्स, साइटो मतलब सेल्स, प्लेटलेट वाले सेल्स, ठीक है, पीनिया मतलब कम हो गए। नॉर्मली कितने होते हैं? 4,50,000 इतना मैक्स होता है। ठीक है, ये कितने कम होने लग जाएंगे? बहुत कम होने लग जाएंगे, बहुत कम। और जब ये 10,000 से कम होते हैं तभी हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, तभी हम प्लेटलेट्स देते हैं। ऐसे प्लेटलेट नहीं देना। सब लोग, तुमसे कोई भी पूछेगा क्या करोगे, प्लेटलेट कम हो रहे क्या करोगे, तुम बोलोगे प्लेटलेट चढ़ा देंगे। गलत, पानी चढ़ाओ, फ्लूइड चढ़ाओ। ठीक है, लेकिन प्लेटलेट तभी चढ़ाना जब डेंजर साइन हो या फिर जब 10,000 से कम प्लेटलेट्स हो। ठीक है, समझ गए ये बात। अब मैंने तुम्हें बोला कि जो ब्लड वेसल है उससे फ्लूइड निकल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? जो बीपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्लूइड तो कम है ब्लड वेसल में, तो बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, तो बीपी कम हो जाएगा, हार्ट बोलेगा यार टिश्यूज के पास पहुंच नहीं रहा है ना ऑक्सीजन, तो हार्ट तेजी से पंप करेगा। तो जब टैकीकार्डिया भी हो और बीपी भी हाइपोटेंशन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? शॉक जैसी सिचुएशन बन रही है। तो इसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेज है जिसमें
बहुत फैटेलिटी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में कोई जा रहा है पक्का पक्का आईसीयू में लैंड करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये 3 स्टेज हमने पढ़े, इस तरह से पढ़ोगे ना जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अगर तुम सिम्टम्स के वाइज याद करोगे तो याद ही नहीं रहेगा, लेकिन इस तरह से पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, ध्यान लगाना, नहीं तो तुम भूल जाओगे। नेक्स्ट लेवल चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। उसका नाम है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, या फिर उसको बोलते हैं ओरिजिनल एंटीजेनिक सिन, ठीक है। यानी सिन क्या होता है? पाप, है ना, गलत काम, यानी कुछ ऐसा चीज हो गया जो गलत हो गया। उसको समझने से पहले मैं ये बताता हूँ कि डेंगू के काफी वेरिएंट है, ठीक है। तो बोलते हैं डेन 1, डेन V1, है ना, डेन V2, V3, V4। तो बोलते हैं सपोज मेरे को पहला इन्फेक्शन, पहला मच्छर जो काटा उसने डेन V1 इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, वायरस वो चला गया, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटीबॉडीज उसको कवर कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो उसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, जो उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज भी एक्स्ट्रा में बन जाती हैं। वो एक्स्ट्राज है, जैसे हम किसी गेम में जाते हैं तो क्या होता है, पीछे रखे जाते हैं बंदे कि अगर ये हार जाएगा तो तुम जाना, ये थक जाएगा तो तुम जाना। तो वो एक्स्ट्राज में क्या होता है, नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, इतना समझो। अब जब भी दूसरा इन्फेक्शन होता है तो ज्यादातर क्या होता है, दूसरे स्ट्रेन का होता है। जैसे इस बार आया डेन V2, पहले 1 था, अभी 2 आ गया, तो बॉडी क्या करेगी, ये जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है ना, ये उसको कवर कर देंगी, ठीक है। और गलती से यही चीज गलती है, ये एक पाप है, ओरिजिनल एंटीजेनिक सिन, ठीक है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, यानी वो एंटीबॉडीज जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग है, वो गलती से क्या करेंगी, उस वायरस को मैक्रोफेज के अंदर डाल देंगी, इम्यून सिस्टम के अंदर डाल देंगी, ये इन्वेड करवा देंगी, यानी उसकी ही मदद कर देंगी, इन्फेक्शन और जोरों शोरों से होगा। तभी बोलते हैं जब डेंगू किसी को हो तो दूसरा इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होता है, इसकी वजह से। वाई, एक शब्द में तुम्हें बताएंगे तो बोलेंगे वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। तो MCQ तुम्हें आएगा कि डेंगू में जो दूसरा इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ऐसा क्यों? तो उसमें आंसर जाएगा एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। और ऐसे नॉर्मली तुम सुनो ना, नॉर्मली ऐसे सोचो कि यार अगर मेरे को खांसी जुकाम हो गया तो अगली बार जब खांसी जुकाम होता है मैं जल्दी रिकवर करता हूँ, क्योंकि बॉडी को पता है कि ये चीज पहले भी आई थी, तो बॉडी अच्छा फाइट करती है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो वो तो बढ़िया होता है। पर इस केस में उल्टा होता है, दूसरा रिस्पॉन्स और खतरनाक है, ठीक है। नेचुरली क्या होता है, दूसरा रिस्पॉन्स हम लड़ लेते हैं, आराम से टल जाता है, ये वाला बहुत खतरनाक होता है इस वजह से, ठीक है। ऐसे समझो इस बात को। तो लास्ट स्टेज में आते हैं, जो है कि क्या इन्वेस्टिगेशन हम कराएं कि हम डेंगू को पहचान पाए, ठीक है। तो डेंगू सीरोलॉजी लिखते हैं हम, है ना, और उसमें क्या क्या जाता है, NS1 एंटीजन जाता है, IgM जाता है। तो यहाँ पे खास बात यह है, फर्स्ट 7 डेज या 5 to 7 डेज में हम NS1 एंटीजन कराते हैं। NS1 एंटीजन क्या था, वही जो स्ट्रक्चर में मैंने तुम्हें बताया कि एक अंदर भी होता है बाहर भी होता है, ठीक है, NS1 एंटीजन। तो फर्स्ट 5 डेज में तुम या 7 डेज में तुम NS1 एंटीजन कराओगे, लेकिन अगर 7 डेज से ज्यादा हो गए तो NS1 से पता नहीं लगेगा, तुम्हें IgM एंटीबॉडीज करानी पड़ेगी, IgM टाइटर्स कराने पड़ेंगे। तो ये एक चीज है, डेंगू में इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा कुछ आता नहीं, तुम्हें बस NS1 और IgM पता होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ो, है ना। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पता है तुम्हें, है ना, तुम्हें पता है हिमेटोक्रिट ऊपर जाएगा, है ना, 20 बोलते 20% ज्यादा बढ़ जाता है हिमेटोक्रिट, जो है गाढ़ापन जो है खून का वो बढ़ जाता है 20% से ज्यादा। तो ये चीज है। अब बताओ ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, फ्लूइड चढ़ाओ, पैरासीटामोल चढ़ाओ, फीवर सबसाइड करो, यही चीज ट्रीटमेंट है। 10,000 से कम जा रहा है, ये डेंजर साइन है, तब तुम प्लेटलेट्स दोगे, ऐसे प्लेटलेट्स नहीं देने, ठीक है। हर कोई बच्चा इसमें ही टिक मारेगा कि हाँ प्लेटलेट्स चढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हुए थे, पर ऐसे नहीं चढ़ाने, है ना। प्लेटलेट्स को हम गोलियों की तरह नहीं दे सकते, है ना। और लास्ट चीज ये है कि आजकल एक डेंग वैक्सिया करके आ चुकी है, ठीक है, तो वो वैक्सीन है डेंगू की, तो वो भी काफी फेमस है। तो ये कुछ था, है ना। हमने देखा कि कैसे डेंगू होता है, कौन करता है, एडिस इजिप्टी, है ना, कैसे करता है देखा हमने, है ना, अंदर जाता है कैसे, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, बंदा मर सकता है उसमें, क्या देना है, फ्लूइड थेरेपी, PCM, है ना, ज़्यादा ही कम हो गया तब जाके हम जो है प्लेटलेट्स इन्फ्यूज़ करवाते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करना है, पहले 5 दिनों में NS1, बाद में क्या करना है IgM, है ना। लास्ट में हमने देखा कि एक होता है ओरिजिनल एंटीजेनिक सिन, या फिर हम बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, जिसकी वजह से जो सेकंड इन्फेक्शन है वो बहुत खतरनाक आती है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ, एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं टॉर्निकेट टेस्ट, ये डेंगू में किया जाता था। तो होता क्या था, एक टॉर्निकेट बांधते थे, जिसमें क्या होता है, अगर उसको 5 मिनट से ज़्यादा रखते थे तो होगा क्या, उसमें पिटाइके बनना शुरू हो जाते थे। अगर 20 से ज़्यादा पिटाइके मिल रहे तो मैं एक 2.5 के डब्बे में 2.5 का डब्बा बनाओ, 20 से ज़्यादा पिटाइके मिल रहे तो उसको पॉजिटिव माना जाता था, ठीक है। हालांकि ये टेस्ट अब ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी ये MCQs में जरूर पूछा जाता है कि डेंगू में कौन सा टेस्ट किया जाता था,